अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ये इलेक्शन हुए तो मईशत तबाह हो जाएगी। ये इलेक्शन हो गए तो सियासी अफरा तफरी होगी। इलेक्शन होंगे कैसे? क्योंकि सर्दियाँ बहुत ज़्यादा होंगी, लोग बाहर ही नहीं निकलेंगे। इलेक्शन नहीं हो सकते क्योंकि अगवानियों का इंदराज हो गया है वोटर लिस्टों में, इसलिए इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। डीलिमिटेशन ठीक नहीं हुई, इसलिए इलेक्शन मुलतवी हो जाने चाहिए। दहशतगर्दी 2 सूबों में फैली हुई है, 2 सूबे इसकी लपेट में हैं, लिहाजा वहाँ पर जो जमातें हैं उनको इलेक्शन कैंपेन नहीं करने दी जा रही, इसलिए इलेक्शन नहीं होने चाहिए। और फिर इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इसकी एक करारदाद सेनेट में भी आ गई और सेनेट के 14 अरकान ने इस करारदाद को मंजूर भी कर लिया। ये इलेक्शन के खिलाफ जो एक साजिशी बयानिया है, ये मुसलसल परवान चढ़ रहा है, इस पर बातें हो रही हैं। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने इन इलेक्शंस को पत्थर पर लकीर करार दिया है और इसके बावजूद इस तरह की बातें हो रही हैं। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ लोग अदालतों में भी जा रहे हैं। जो सेनेट में करारदाद आई है उसको अदालत में चैलेंज किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज किया जा रहा है और ये उधर इस्तदा की जा रही है कि चेयरमैन सेनेट या वो अरकान जिन्होंने इस करारदाद को पास किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। हालांकि हम जानते हैं कि ऐसा शायद मुमकिन नहीं है, क्योंकि पार्लियामान के अंदर जो भी कार्रवाई होती है वो सब जुडिस होती है, अदालत में उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। बहरहाल लोगों में इस हवाले से गम गुस्सा है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों। और इसमें सबसे अच्छी बात जो निकल के सामने आई वो ये कि 3 बड़ी सियासी जमातें जो एक दूसरे की कट्टर मुखालिफ हैं वो एक नुक्ते पर जमा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, नून लीग हो, तीनों एक ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं और एक ही तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। बिलावल साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। चेयरमैन पीटीआई ने तो कह दिया चाहे अक़वाम मुत्तहिदा से आप करारदाद पास करवा दें, इलेक्शन तो अपने वक्त पर होंगे। इसी तरह पीटीआई पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने यह बयान दिया। गौहर खान जो चेयरमैन हैं पीटीआई के, उन्होंने भी कहा कि जी सेनेट की करारदाद की कोई अहमियत नहीं, इलेक्शन तो 8 फरवरी को ही होने चाहिए। नून लीग का जो मौक़िफ़ है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने दिया, गो कि उन्होंने इस बयान के बावजूद, गौहर खान के बयान के बावजूद तनकीद बहुत की पीटीआई के ऊपर, लेकिन उनका भी मानना यह है कि इलेक्शन तो वक्त पर होने चाहिए। ये उनको बड़ी तवक्को है कि मुल्क 28 मई वालों के हवाले किया जा रहा है। मेहमानों का आपसे मैं तारुफ कर रहा हूँ। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, नुमाइंदगी कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून की। नवाब खान वसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और नईम हैदर पंजौता साहब हैं और नुमाइंदगी कर रहे हैं तहरीक इंसाफ की। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजौता साहब, ये क्या कह रही हैं मरियम साहिबा? आप लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रही हैं, गो कि जनाब गौहर साहब का बयान भी सामने आ गया, लेकिन इसके बावजूद वो कह रही हैं कि ये ड्रामे करने वाले, ये झूठ बोलने वाले वहाँ सेनेट में बैठ के खामोश रहते हैं, बाहर निकल के ढंडोरा पीटते हैं कि इलेक्शन वक्त में चाहिए। इनकी बातों में नहीं आएंगे और इनको इलेक्शन से हम भागने नहीं देंगे। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी। नहीं जी, ये गलत बात उन्होंने की है और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो नहीं भागी, बल्कि भागे वो हैं जिन्होंने इलेक्शन मुकर्ररा वक्त के अंदर नहीं करवाए। 90 डेज़ इलेक्शन के लिए बड़ा वाज़ह तौर पर था कि जब इलेक्शन असम्बलियाँ जो हैं वो वक्त से पहले डिज़ोल्व की जाएंगी तो फिर 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाना है, और उन्होंने नहीं करवाए। हम उसकी खातर आपने देखा सुप्रीम कोर्ट में भी गए और हम बारहा यही इस्तदा करते रहे कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए थे। और जिन लोगों ने बेनिफिट लिया है, आज अगर वो ये कहें कि हमने असम्बलियाँ तोड़ी, हमने जनाब इलेक्शन से राय फरार अख्तियार की, जो दरख्वास्त दी की थी लाहौर हाई कोर्ट में, वो इसलिए नहीं थी कि इलेक्शन के अंदर डिले किया जाए, वो इसलिए थी कि आरओज़ और डीआरओज़ जिनका इंतखाब किया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर सबत की थी, उस हवाले से हम कह रहे थे कि वो आरओज़ जो हैं वो साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं करवा सकते। और उन आरओज़ के हवाले से आपने देखा कि किस तरह से कागजात नामजदगी उनके दफातर के सामने छीने गए, कितनी मुश्किलात से उन्होंने हमारे पेपर्स वसूल किए, फिर उसके ऊपर बिला वजह बिला जवाज़ जो हैं वो हमारे पेपर रिजेक्ट किए, जो कि जो ही अपर फोरम के ऊपर ट्राइब्यूनल में गए और वो एक्सेप्ट हो गए। तो और इन तमाम मुश्किलात के बावजूद आपकी पार्टी का से मानना यह है कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए। कौन लोग हैं ये जो इस वक्त, जो माजी में हुआ सो हुआ, अब कौन लोग हैं जो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, वक्त पर ना हो? देखें, पहले भी कभी बर्फ़बारी का बहाना बनाया गया, कभी ये कहा गया कि फ़ंड्स नहीं हैं, कभी बहाना बनाया गया कि सिक्योरिटी खदशात हैं,
और अब भी जो करारदाद पेश की गई, हम तो बड़ा वाज़ेह तौर पर मौक़िफ़ रखते हैं कि ये जो बंद दरवाजे, चोर दरवाजे से आए हैं, और जिस वक्त इजलास ख़त्म हो चुका था, बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो देखे ना कि वहाँ पर एक मेंबर बैठे हुए थे, तो उनको शो काज नोटिस भेजा है कि उन्होंने जो कॉरम पूरा नहीं था उस हवाले से जो है वो क्यों नहीं पॉइंट आउट किया। और वाज़ेह तौर पर हम तो इस के ऊपर बड़ा क्लियर हैं कि 8 तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था, और उसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर यह भी कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो बात करेगा 8 के बाद की तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई भी सियासी रहनुमा हो। और उन्होंने कहा था कि ये पत्थर के ऊपर लकीर है, और जिसको इस पर बात करनी है वो अपने घर जाकर बीवी के कान में बात करे। जो ही समात हो तो मौजूद अदालत जी पब्लिकली बात करने की जरूरत भी नहीं है, इसके ऊपर कोई इबाहम पैदा करने की जरूरत नहीं है। जनाब राना एहसान अफजल साहब, देखें जी कुछ कह लीजिए। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ जी मसूद साहब, मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि देखें, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले के अंदर भी ये लिख दिया था, उसके बावजूद अगर उन्होंने प्लान करके और एक मुकम्मल प्लान करके और उसको एग्जीक्यूट किया कि एक करारदाद पेश की। आज हम सुन रहे थे कि इलेक्शन कमीशन भी जो है कोई मुशावरत करने जा रहा है, तो जो भी कोई मुशावरत भी करता है या कोई बात भी करता है कि डिले होने चाहिए, तो उसके ऊपर फौरन जो है सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और आर्टिकल 6 का 4 हर शख्स पे लगता है जो आइन की खिलाफ वर्जी करता है। तो यहाँ पर आइन की खिलाफ वर्जी पहले की गई है। अब दोनों ने, आपने देखा कि अटॉर्नी जनरल हो, सदर पाकिस्तान हो, इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट, सारे इन्वॉल्व थे। डे जो है तय हो गया। अब दोबारा अगर कोई करे अब नहीं होनी तो ये सारी चीजें उसके ऊपर लागू होनी चाहिए। आपका पॉइंट आ गया। राना साहब, क्या वजह है कि मरियम औरंगजेब साहिबा जो हैं वो पीटीआई को इतनी तनकीद का निशाना बना रही हैं कि ये इलेक्शन से भागने वाले, ये ड्रामा करने वाले, ये झूठ बोलने वाले, वो तो गौहर खान हो या भी पंजौता साहब हों, सब कह रहे हैं जी इलेक्शन वक्त पे होने चाहिए। तो इस नुक्ते पर तो आप सबको एक पेज पर आ जाना चाहिए, जमा हो जाना चाहिए। गो कि आप वैसे तो जमा हैं, बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन मुखालफत बड़ी शदीद कर रहे हैं आप लोग इस पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, लाहौर हाई कोर्ट में भी यही गए थे और वहाँ भी ऐसा लग रहा था कि जो इनकी डिमांड थी कि आरओज जो हैं जुडिशरी से हों, जबकि तारीख के अंदर जो है एक मिक्स रहा एग्जेक्टिव और जुडिशरी का, तो वो भी एक डिलेइंग टैक्टिक्स थी इलेक्शन की। और अगर वो कामयाब हो जाती और उसको चीफ जस्टिस साहब ना रोकते तो मैं समझता हूँ वो बुनियाद रख दी जाती इलेक्शन डिले की, जिसके पीछे पीटीआई खड़ी थी। कल का जो है जो इनके मेरे ख्याल से पता नहीं वहाँ मेंबर मौजूद थे, उन्होंने उसको अपोज किया, रेजोल्यूशन को नहीं किया। अगर अपोज नहीं किया तो डेफिनेटली इसका मतलब है कि वो उसको सपोर्ट कर रहे थे। पीएमएलएन का मौक़िफ़ बड़ा क्लियर है। हम समझते हैं कि कोई मुल्क भी जो है वो कन्फ्यूजन के स्टेट में आगे नहीं बढ़ सकता, ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, ना लोगों का कारोबार आगे कर सकते हैं अगर गो मगो की सूरत हाल हो कि इलेक्शन होने या नहीं होने। तो इलेक्शन डिले करना नहायत ही नुकसानदेह होंगे, ना सिर्फ पाकिस्तान की मीशत को के लिए बल्कि ओवरऑल जमहूरियत के लिए। तो अब ये इलेक्शंस की जो डेट है ये आगे नहीं जानी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ये जो एक रेजोल्यूशन थी, आज दोबारा रेजोल्यूशन जो है वो फाइल की गई है कि सेनेट के अंदर कि इलेक्शन टाइमली होने चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन ये भी बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि सारी जमातों ने इलेक्शन की डिले के ऊपर एक मौक़िफ़ रखा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा कोई प्रैक्टिकल वजह मौजूद है अभी ये 30-35 दिनों के अंदर जो इलेक्शन को डिले कर सके। कोई ऐसी वजह मौजूद नहीं है। तो मैं समझता हूँ इस अभाम को भी हमें क्लियर करना चाहिए ओवरऑल कि हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं और कोई रुकावट नहीं है इलेक्शंस की तरफ बढ़ने। अच्छा, आपकी पार्टी जो है वो मुसलसल तहरीक इंसाफ पर तनकीद कर रही है। अभी भी जो मैंने आपको क्लिप सुनाया मरियम औरंगजेब साहिबा का, भरपूर था इस तनकीद से। इलेक्शन डिले होने के हवाले से कोई 1 दर्जन मरतबा तो मौलाना फजल रहमान साहब मुख्तलिफ वजूहात बयान कर चुके हैं, उनकी पार्टी बयान कर चुकी है, और उनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन अभी नहीं होने चाहिए। कब होने चाहिए इसकी तारीख भी वो नहीं बता रहे। उनके ऊपर आप लोग कोई तनकीद नहीं करते, इसकी क्या वजह है? नहीं, देखिए, हमने मौलाना साहब की बात को हमेशा इस हद तक इंडोर्स किया है कि जो थ्रेट्स जिसका वो बयान करते हैं, जो थ्रेट्स अगर उनको लाइव थ्रेट्स हैं या कोई और हुआ भी है, उनके जो मेंबर्स हैं जमात के, उनके ऊपर अटैक्स भी हुए हैं, तो किसी भी कैंडिडेट के लिए आज़ादाना तौर पे अपनी कैंपेन करना जब उसकी ज़िंदगी अंडर थ्रेट हो बहुत मुश्किल होता है।
ये बिल्कुल ठीक है। ये जिम्मेदारी किसकी है कि उनको उनके इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करें? ये जिम्मेदारी ECP की है, ये जिम्मेदारी जो है केयर टेकर हुकूमत की है कि अगर एक जमात जो है या उसके कुछ मेंबर्स जो हैं वो एक मसला महसूस कर रहे हैं और वो मसला भी संगीन है और हकीकत पे मबनी है, तो वो उनके इशू रिजॉल्व करें, उनके साथ बैठ के उनको कॉन्फिडेंस में लें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन डिले हो। इलेक्शन इस बुनियाद पर डिले नहीं हो सकता कि अगर सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है तो वो उसको ठीक किया जाए। इलेक्शन 1-2 हफ्ता अगर आगे भी हो जाए तो क्या उसकी वजह से वो सिक्योरिटी जो थ्रेट है क्या वो दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो मैं समझता हूँ इलेक्शन डिले की वो वजह हमारी मौक़िफ़ ये कि वो नहीं बनता, लेकिन उनके कंसर्न जेन्युइन है। उनको इलेक्शन कमीशन को और केयर टेकर सेटअप को उनके साथ बैठना चाहिए, उनके इन कंसर्न्स को दूर करना चाहिए। ठीक है, मगर सिर्फ इतना ही तो नहीं है कि उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बात की है, उन्होंने तो ये भी कहा कि जी सर्दियाँ बहुत हैं, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अगवानियों का इंदराज हो गया वोटर लिस्टों में, इलेक्शन नहीं होने चाहिए। ये वजूहत भी तो उन्होंने बयान की हैं। देखें, सर्दियों का जो मसला है ना जी, सर्दियों का इशू तो कितने हलकों में होगा? मेरे ख्याल से अगर कौमी असम्बली के हलके निकाले जाएं जहां बर्फबारी होगी तो 5, 6 या 7, 8 से ज़्यादा नहीं होंगे। वहां खसूसी इंतज़ाम किया जा सकता है केयर टेकर सेटअप की तरफ से, जो वहां की सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन है या डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इंश्योर करे कि अगर बर्फबारी होती है तो रोड्स को क्लियर किया जाए और एक्सेसिबिलिटी को इंश्योर किया जाए कि लोग वोट अपने डाल सकें। और तारीख के अंदर भी आपके पास बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं कि जब सर्दियों में इलेक्शन राना साहब, मसला ये ये नहीं भी है, जो बुनियाद बनाई जा रही है कि मैं तो सर्दियों ये में अर्ज कर रहा हूँ कि नहीं हो आप सकते। PTI पर इतनी तनकीद कर रहे हैं, झूठा कह रहे हैं, ड्रामेबाज कह रहे हैं, ना जाने क्या क्या कह रहे हैं, 9 मई वाला और 18 मई वाली गुफ्तगू कर रहे हैं। मौलाना साहब ने 3 वजूहात बयान कर दी। अब ये वोटर लिस्टों में अगवानियों का इंदराज हो गया तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फिर वो कहते हैं जी सर्दी होगी तो आप उन पर कोई तनकीद नहीं करते, कोई मसला नहीं है, तनकीद सारी आपकी इस तरफ नहीं। हम समझते हैं कि ये तीनों मसाइल जो हैं ये ECP हल कर सकती है और केयर टेकर निज़ाम हल कर सकता है, लेकिन इसका तासुर जो है, इसका कोई असर इलेक्शन के डिले होने पे नहीं पड़ना चाहिए। हमारा यही मौक़िफ़ है। ये तो मौक़िफ़ है, मैं तो बात कर रहा हूँ तनकीद की। तनकीद तो जो ये बात करे उस पर तनकीद होनी चाहिए ना। तो बिल्कुल हमने अपना स्टांस इसके ऊपर दे दिया, लेकिन यहाँ तो चालें चली जा रही थी ना। लाहौर हाई कोर्ट गए, इलेक्शन डिले कराने के लिए गए, आरओज़ के मामले के ऊपर पूरी वो एक काविश थी, कोशिश थी। अब ये जो मामला हुआ सेनेट में, ये एक छोटी सी लॉबी चाह रही थी कि इलेक्शन, देखें हमेशा ऐसी लॉबीज होती हैं जो चाहती हैं कि जिस तरह निज़ाम चल रहा है वो चलता रहे, या उनको लगता है कि इलेक्शन में उनको जो है वो उस तरीके से कामयाबी नहीं मिलेगी, तो उनकी कोशिश ज़रूर होती है कि इलेक्शन डिले हो। लेकिन ये किस वजह से हुआ, ये नहीं होना चाहिए था। कोरम अगर अब पॉइंट आउट हो जाता तो वैसे ही रद्द हो जाती। जिन लोगों ने किया, नईम हैदर पंजौता साहब, ये अमूमन बाप के सेनेटर्स थे जो वहाँ पर सब जमा थे, और कुछ आज़ाद सेनेटर्स थे जिन्होंने ये किया। तो अब बाप वाले तो सारे के सारे शामिल हो चुके हैं नून लीग के साथ या फिर पीपल्स पार्टी के साथ। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश है। पहली बात तो ये है कि जो ये बात हो रही है, मेरे भाई जो हैं राना साहब फरमा रहे हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट में मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि हम जो है डिले करने के लिए वहाँ पर नहीं गए, बल्कि हमने आरओज़ और DROज़ के हवाले से वहाँ पर गुजारिश की कि वो चेंज होने चाहिए। वो आपने हाल देख लिया कि कॉपियाँ लेने के लिए हमें कितनी तकलीफ़ात बर्दाश्त करनी पड़ी और कितनी जो है आग की समंदर से गुजर कर हमने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए। और आपने ये भी देखा कि वो कैसे फिर ऊपर जब गए तो फैसले जो हैं वो चेंज हो गए, क्योंकि उनकी बदनीति थी कि पहले इनके उम्मीदवारों को कंट्रोल किया जाए कि वो कम हो, फ़ोन पे कॉल धमकियाँ और सारा सिलसिला। फिर उसके बाद ये मामला हुआ कि जब वहाँ पर पेपर सबमिट करवाने के लिए हमें पूरी उसी तरह से गुजरना पड़ा, और कॉपियाँ लेने के लिए जो फैसले हुए थे तो इसलिए कह रहे थे क्योंकि यही RO जो थे जिन्होंने हमारे खिलाफ जो है 3 MPO के ऑर्डर जारी किए, हमारे लोग उठाए। यही RO जिनके पास जो है हम जाते हैं दरख्वास्त देने के लिए कि जनाब जलसे की इजाज़त दी जाए, और हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। और यही ROज़ हैं जो हमारे जलसों के अंदर पानी छोड़ते हैं कि कोई जलसा का अगर हम प्रोग्राम रखते हैं तो ये पहुंच जाते हैं जनाब के वहाँ पर पानी छोड़ दें ताकि इनका जलसा ना हो। और अगर ये कहना कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में, या ROज़ की भी जो है उस हवाले से भी गए हैं कि उनको नहीं होना चाहिए और जुडिशरी से होने चाहिए,
तो ये बड़ी एक नॉन सीरियस और गलत बात होगी। सिर्फ और सिर्फ ये अपने ऊपर से वो इल्ज़ाम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने खुद करवाया नहीं है, तो ये चाहते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे ये मलबा डले और ये इनके ऊपर ये तासर जाए कि ये चाहते हैं कि डिले हो। तो आप क्या समझते हमारी हैं- आप पिटीशन के समझते हैं अंदर कि ये ये कहीं चाहते पे हैं कि लिखा था, इलेक्शन डिले हो? आप कहीं ये पे चाहते- लिखा ये था समझते कि हम हैं? चाह रहे हैं कि इलेक्शन डिले हो? जी आप समझते हैं कि ये चाहते हैं कि इलेक्शन डिले हो? नहीं, अब की हद तक तो इनका कोई ऐसा बयान नहीं है, लेकिन इससे पहले आपने देखा कि 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शंस करवाने थे उसके हवाले से कोई इनकी करारदाद आई हो, कोई पटिशन इनकी आई हो, किसी जगह के ऊपर इनका बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ हो कि ये आइन के ऊपर हमला हो रहा है, बल्कि इन्होंने यही कहा कि इलेक्शन कमीशन डेट देगा। अब इलेक्शन कमीशन तो वो है जो हमारे खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करता है, लेकिन जो इन्होंने किया उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई है। जो IG और चीफ सेक्रेटरीज कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं है। पंजाब के इलेक्शन कमीशन ने ये बाकायदा तौर पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि मुख्तलिफ सूबों से हमें शिकायत वसूल हुई हैं, लेकिन हमने IG पंजाब और IG चीफ सेक्रेटरी पंजाब को बाकायदा तौर पर हदायत जारी की हैं और उनको बताया है, लेकिन उसके ऊपर कोई हल नहीं हुआ। तो इससे वाज़ेह आप लगा लें कि किस तरह इलेक्शन कमीशन खुद बेबस बैठे। भाई फिर ROs ये लेने की ज़रूरत क्या थी आपको? दूसरे नंबर पर जो 9 मई की बात कर रहे हैं, खुद अपना भी जिक्र किया करें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जब 97 में हमला किया गया था उसका कोई भी नहीं जिक्र करेगा। क्या उसके ऊपर इनके ऊपर ऐसे ही क्रैकडाउन हुआ था और इनकी पार्टी को यूं ही क्रैश किया गया था और इनके लीडर को जो कारगिल के ऊपर कमीशन बनाने की बात करते थे ना उन्होंने बनाया? क्या उनके खिलाफ यूं ही कार्रवाइयां हुई थी और यूं ही उसको सानिया बनाया गया था? और उसके बाद जब मॉडल टाउन के अंदर ये बहुत पुरानी बातें हो गई, उसके ऊपर क्या हुआ? 9 मई वाली तो अभी की मुंबई बात है सर, ये 2002 ठीक ये है, पुरानी 2010 बातें के हो बाद गई, की मीडिया बात में है ना, भी डिस्कस हो गई, 2014। तनकीद भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब वो गड़े मुर्दे क्या उखाड़ना, अभी तो नहीं तनकीद वो नहीं बात होगा, करें जो नहीं सामने तनकीद मौजूद नहीं है, होगा। सरफेस आप पे 9 मौजूद मई है। आप 9 मई की मैं बात वही कर रहे हैं। गुजारिश कर रहा हूँ। अब 9 मई के हवाले से भी जब अब आज कमीशन बना है, जो आज कमीशन बना है वो भी हम देख रहे हैं कि वो निगरान हुकूमत जो एक कॉलम के ऊपर ये लिख रही है कि जनाब एक सजा याफ्ता बंदा है जिसे सजा हुई है, वो जेल में कैद है जी। पहली बात तो ये उसकी सजा सस्पेंड हो गई है। और ये निगरान वजीर आजम को भी रिकॉर्ड के ऊपर बयान है कि वो कहते हैं कि इमरान खान के बगैर भी इलेक्शन हो सकता है। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के सरबराह जिसको एक ऐसे मुकदमे में 3 साल की सजा दी गई जिसके अंदर उनको डिफेंस का मौका भी नहीं दिया गया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम रजू करते हैं उस फैसले के खिलाफ जो इलेक्शन कमीशन ने किया था, जिसमें कंप्लेंट का जिक्र था कि कंप्लेंट फाइल की जाए, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर वो कंप्लेंट ट्रायल चला था। उस जो फैसले को चैलेंज किया गया था, 11 महीने उस दरखास्त के ऊपर फैसला नहीं हुआ और 11 महीने के बाद दरखास्त खारिज कर दी जाती। आज वो उस फैसले को हमने सुप्रीम कोर्ट में से और चैलेंज आपके हालात से किया तो और ऐसा साथ ये भी लगता गुजारिश है की है कि इस वक्त सारी कायनात जो है ना वो आपके पीछे है और आपने इस इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना। आपकी मगर फिर भी आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन वक्त में होने चाहिए, ये अच्छी बात है। नवाब खान वसान साहब जो हैं वो प्रोग्राम शुरू होने से 10 मिनट पहले तक हमारे साथ मौजूद थे, लेकिन अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे और मुसलसल उन्हें कॉल की जा रही है, वो फ़ोन नहीं उठा रहे। आजिज़ धामरा साहब ने हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, बहुत शुक्रिया आजिज़ धामरा साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं। धामरा साहब, आप फरमाइए कि कौन ये साजिश कर रहा है? ये नून लीग कह रही है, PTI वाले साजिश कर रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होने चाहिए। आप किसको समझते हैं, कौन है ये जो ये करारदादें लेकर आ रहा है? कभी कोई बहाना तो कभी कोई बहाना, कभी मीडिया में बात हो रही है, कभी सोशल मीडिया पे बात हो रही है, कौन ये साजिश कर रहा है आपके नज़दीक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस बात में मैं थोड़ा सा अगर मैं तबसरा करूं तो आराम से सुन लीजिएगा जी। कि जैसे ये असेंबलियां खत्म हुई तो आपको पूरी कौम को एक ही पार्टी और उसकी लीडरशिप नजर आ रही थी जो बार बार इलेक्शन मांग रही थी, इलेक्शन का शेड्यूल मांग रही थी। उसके बाद आपने देखा कि जी डिलिमिटेशन की वजह से कहा गया कि 30 नवंबर कट ऑफ डेट है, उसके बाद शेड्यूल आएगा, मगर उसके बाद भी नहीं आया। और हमने 12 ये मुतालबा किया कि जी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करें और इलेक्शन करें, हर पार्टी को इस इलेक्शन में हिस्सा लेने दिया जाए, सिवाय उस केसेस के जो रियासती इदारों पे हमला हुआ या जो ऐसे केसेस में मुलविस हैं जो कानूनन वो लोग गिरफ्त में आ सकते हैं, उनको बिल्कुल ट्रायल किया जाए, मगर बतौर पार्टी किसी को भी बैन न किया जाए। बहरहाल अब की करारदातें या इसके बयानात भी आप देखेंगे और खुद PDM के सरबराह के बयानात रिकॉर्ड पे हैं, कभी मौसम, कभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, ये ऐसे आर्गुमेंट हैं जो माजी में हम इनको फेस करते हुए आए। शहीद बीबी की शहादत मेरे ख्याल में कोई कम हादसा नहीं था इस मुल्क में, यहाँ पर इलेक्शन से चंद माह दिन हफ्ते कबल पाकिस्तान के
हवाले से जो नारे लग रहे थे, मगर हमने मरहम रखा, हमने कहा पाकिस्तान कपे और हम इलेक्शन में हिस्सा लिया हमने। उसके बाद 2013 में उससे ज्यादा कठिन हालात हुए और हमारे छोटे छोटे कॉर्नर मीटिंग्स पर खुदकश बमबार आके बम फेंक जाते थे। गिलानी साहब के बेटे को इलेक्शन कैंपेन के दौरान अगवा किया गया। हमने फिर भी कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब ये जो करारदाते हैं उसमें यकीनन हम सबको इल्जाम लगाने के बजाय हम सबको ढूंढना चाहिए उन हाथों को, उन साजिशों को कि जो कोरम पूरा नहीं होता और ऐवान बाला के अंदर ऐसी करारदातें आती हैं और पास हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल में ये अलमिया जरूर है, मगर बकौल किसी के कि अगर ये साजिशें भी हैं तो हम सब ने नाकाम बनानी है, नाकाम बनानी। और अच्छी बात ये है कि इस पर आप तीनों बड़ी जमातें जो हैं वो एक पेज पर हैं, एक नुक्ते पर हैं कि इलेक्शन वक्त में होने चाहिए। बस मैं ज़रा सी आपसे इजाज़त चाहूँगा इस बात की कि आप जो ये कह रहे हैं ना कि जब असेंबलियाँ तहलील हुई थी तो इलेक्शन आपने चाहा था, सर थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिए। डीलिमिटेशन के मामले पर आपके वज़ीर आला ने जाके साइन किए थे, डीलिमिटेशन की वजह से यकीनी तौर पर इलेक्शन को आगे बढ़ना था, यह आपके हिस्से में जाता है। फिर जब अभी इलेक्शन की तारीख देने का मामला था तो आपके चेयरमैन ने कहा कि इलेक्शन की तारीख देना सदर मुमलिकत का काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। अगर सदर मुमलिकत ने ऐसा किया तो ये गैर कानूनी, गैर आईनी होगा। और फिर अदालत ने कहा कि जी सदर मुमलिकत को तारीख देनी चाहिए थी। तो ये भी आपका एक कैरेक्टर रहा है सर। देखें, ये सारे मुतालबात और पस मंजर में वाकयात जो भी हों, अगर आपने डीलिमिटेशन की बात की और सेंसस की बात की तो सीसीआई में बेशक हम अकेले थे और बाकी सीसीआई के अंदर हमने फैसला किया कि जी न्यू सेंसस के ऊपर डीलिमिटेशन हो, बेशक हो, मगर हमने ये भी जरूर कहा था कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। अगर आपको याद है कि जब डीलिमिटेशन हो भी गई तो इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं किया जा रहा था। यहाँ से नीयत का फर्क जो क्योंकि आपके चेयरमैन कह रहे थे ना कि सदर मुमलिकत नहीं करेंगे, सदर मुमलिकत तारीख देना चाह रहे थे तो तमाम सूबाई निगरां हुकूमतों के वज़राए कानून ने कहा कि सदर मुमलिकत तारीख नहीं दे सकते, विफाक ने कहा आप तारीख नहीं दे सकते, पूरे मुल्क ने कह दिया आप तारीख नहीं दे सकते, आपके चेयरमैन ने भी कह दिया, जनाब शहबाज शरीफ साहब ने भी कह दिया कि सदर मुमलिकत तारीख नहीं दे सकते और एक कन्फ्यूजन पैदा कर दी। मेरे ख्याल में कन्फ्यूजन नहीं थी, ये पीपल्स पार्टी का क्लियर कट मुतालबा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो ऐसी अथॉरिटी है जो इलेक्शन के मुतालिक तमाम मामलात में उनको लीड करनी थी। तो इलेक्शन कमीशन से हमारा मुतालबा बिल्कुल जायज और ठीक था। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सदर को डायरेक्शन दी, मगर सुप्रीम कोर्ट के बीच में आने के बाद ये शेड्यूल मिला ना हमें, और उसके बाद इस तरह की साजिशें और कोशिशें हो रही हैं। ये तो करारदाद पे हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी वो जो सब कुछ था वो लाइल्मी की वजह से था। जी मैं कर्ज कर जाऊं जी। अभी तो हम एक करारदाद को कोट कर रहे हैं ना, तो वो जो एक बेड के निशान वाली बात थी लाहौर हाई कोर्ट की, वो तो अदालत से इस तरह की मतलब सिचुएशन आई कि इलेक्शन दूर तक जाने की भी नजर नहीं आ रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आई। तो इस तरह की कोशिशें करारदातों की सूरत में, हाई कोर्ट के डिसीजन की सूरत में तो आ रही हैं, मगर मेरे ख्याल में अब वक्त आ पहुंचा है कि हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को साजिशें जहां से भी हैं उनको नाकाम करने के लिए एक पेज पे होना चाहिए और सबको एक दूसरे का मैंडेट का एहतराम करते हुए हम इलेक्शन में जाएं और फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। बिल्कुल ठीक है। आज़िज़ तामरा साहब, एक ब्रेक की तरफ जाना है मुझे। आपने बड़े वाज़ेह तरीके से कहा कि आप लोग इलेक्शन के हक में वक्त में इलेक्शन होने चाहिए। मेरी अर्ज सिर्फ इतनी थी कि जिस वक्त असेंबलियाँ तहलील हुई थी और आइन के मुताबिक उस वक्त अगर इलेक्शन हो जाते, उस वक्त रुकावटें नहीं आती, उस वक्त ये सियासी जमातें पूरी PDM जो थी इलेक्शन के ख़िलाफ़ नहीं होती, तो शायद आज इन साजिशों की कोई वजूद भी नहीं होता। आज ऐसी सूरत हाल पैदा ही नहीं होती। बहरहाल हम यहाँ तक पहुँच गए और खुदा करे कि आगे बढ़े। आप हमारे साथ रहिएगा। धामरा साहब, एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। इलेक्शन का अब वक्त करीब है, 1 महीना रह गया है। 1 महीने बाद इलेक्शंस होने और इससे पहले मुख्तलिफ पार्टीज़ के मंशूर सामने आना शुरू हो गए। बिलावल साहब ने भी अपने 10 नुकात दे दिए, IPP ने भी दे दिए, MQM ने भी दे दिए। नून लीग का क्या इसमें मौक़िफ़ होगा, वो क्या कहेंगे आकर, ये तो हमें नहीं पता। लेकिन बिलावल साहब अब लाहौर गए और लाहौर जाने के बाद राना साहब आपसे मैं पूछ रहा हूँ, ज़रा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। आप लोग तो बड़ी प्रमोशन करते हैं, आपने तो बड़े इश्तिहार चलवाए, बड़ी इश्तिहारी मुहिम चलाई कि यार
लाहौर को पता नहीं आपने क्या बना दिया। बिलावल साहब पहली मर्तबा शायद गलियों में घूमे वहाँ पर और उन्होंने जो हाल देखा वो बयान किया है उन्होंने। जितना लाहौर में काम करने की ज़रूरत है पूरे पाकिस्तान में कहीं इतना काम करने की ज़रूरत नहीं है, इतना बुरा हाल है आपके लाहौर का। राना साहब देखिए, कहने को वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जो लाहौर को जानते हैं और जो कराची को भी जानते हैं या जो पंजाब को जानते हैं और सिंध को भी जानते हैं, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एक सर्वे के मुताबिक जो कि ये आपका जो स्टैटिस्टिक्स का डिपार्टमेंट है उसी का ही है, उसके अंदर पंजाब में कोई ऐसी डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो कि लो डेवलप्ड हो, बल्कि सारी डिस्ट्रिक्ट्स हाई डेवलप्ड हैं। और वो सर्वे मेजर करता है हेल्थ, एजुकेशन, हाइजीन, आपकी कनेक्टिविटी ऑफ रोड्स, और उसके वही सर्वे जो है वो सिंध के अंदर बहुत सारी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स का बताता है जो अभी तक मिडल डेवलप्ड हैं या लो डेवलप्ड हैं। तो ओवरऑल पंजाब जो है वो उसमें काम हुआ और पंजाब बाकी सूबों से आगे है। और लाहौर शहर जो है उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले लें आप, ब्रिजेस का नेटवर्क ले लें आप, हॉस्पिटल्स की बात कर लें, एजुकेशन के, गवर्नमेंट के जो कॉलेजेस हैं, स्कूल्स हैं, हर लिहाज से हाई डेवलप्ड है, उधर मेहनत हुई है। तो ये सियासी बयानिए तो जाहिर सी बात है वो दे रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इन बातों से जो है उनको कोई लाहौर में पज़िराए मिलने वाली है। लोग देख चुके हैं पीपल्स पार्टी का दौर पंजाब में भी और वफाक में भी, तो उन वो जो दौर है उसकी परफॉर्मेंस को धोना बड़ा मुश्किल है। तो इसी बुनियाद पे उनको मुश्किल है कि पंजाब में पेनिट्रेट करना, लेकिन हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है, उनका हक है जमहूरियत के अंदर लाहौर में भी आएँ, वो कहीं और जाना है पंजाब में वहाँ भी जाएँ, हम उनको वेलकम करते हैं। धामरा साहब ये क्या बात की बिलावल साहब ने कि जितना काम लाहौर में करने की ज़रूरत है कहीं करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ सिंध में और ख़ासतौर पे कराची में तो ये बहस होती है जी गटर के ढक्कन लगा दो, बच्चे गिर के मर रहे हैं, कुत्ते की वैक्सीन नहीं है। यहाँ पे बात होती है डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों की कि वो कबाड़ खाने बने हुए। तो ऐसी सूरत हाल में बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं क्या समझते हैं कौम को? लोग देखते नहीं हैं, उनकी आँखें नहीं हैं, ये क्या बात कर रहे हैं बिलावल साहब और क्यों कर रहे हैं? मेरे ख्याल में आपने जो आखिरी अल्फाज इस्तेमाल किए कि लोग देखते नहीं है या उनकी आंखें नहीं है, तो मैं ये तो कहूंगा कि जी लोगों की आंखें बिल्कुल हैं, मगर लोग शायद देखना नहीं चाहते सिंध की तरक्की और पंजाब की गली मोहल्लों में जो हालत जार है जो इंसानी जिंदगी की। मगर आपकी बात को बिल्कुल मैं सेकंड करता हूँ कि देखते नहीं है और एक परसेप्शन जो एक दिन बना दिया जाता है उसी पे रह जाता है। अब जैसा कि अभी बात हुई कि जी पंजाब में हॉस्पिटल बड़े डेवलप हैं, तो मेरे ख्याल में यही दावा पीटीआई करती थी और मुस्लिम लीग नून उन पे तनकीद करती थी कि आपने जी लाहौर को तबाह कर दिया है। तो ये कैसा जादू आया कि 15 महीने के अंदर लाहौर बिल्कुल बन गया। मगर इशू ये है कि मैं अगर आपसे माजरत के साथ ये पूछूं कि अगर सिंध में तमाम वो इलाज जिसके इलाज कराने के लिए मरीजों को वीजा लेना पड़ता था और वीजा लेते लेते लोग अपनी जानों से हाथ धो बैठते थे, वो इलाज आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान का और सिर्फ पाकिस्तानियों का सिंध में फ्री ऑफ कास्ट होता है। कोई एक हॉस्पिटल उनका नाम बता दें, आपके प्रोग्राम में एक ब्रेकिंग न्यूज चल जाएगी और वो इलाका बता दें जी ये सिंध में जो गंबट की बात पीपल्स पार्टी करती है उससे कई गुना ज्यादा हमारा ये इंस्टीट्यूट है। ये जो हम NICBD में मुफ्त इलाज की बात करते हैं, करोड़ों रुपए की डेली बेसिस पे इलाज फ्री में होता है, ऐसा हॉस्पिटल मुझे बता दें कि कौन से इलाके में पंजाब में है ताकि मैं भी विजिट कर सकूं और वाह हो जाएगी आपकी। ये मुझे बताएं कि कितने क्रेडिट कॉलेज आपकी गवर्नमेंट ने बनाए और वो सिंध में हमने बनाए। जहां तक कराची की आपने बात की तो कराची में देखें पावरफुल लोकल गवर्नमेंट रही है और 87 से उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का एक रोल रहा है, काफी इदारे लोकल पार्टी के अंडर हैं और लाहौर के अंदर ये सूरत हाल नहीं है। कम से कम मुस्लिम लीग का एक कंट्रोल रहा है लाहौर के ऊपर, आप जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं जो है वो जीरो है। और अगली बात करने जा रहा हूँ जी फरमाइए। जब आप लोकल पार्टी की बात करते हैं तो वो भी परफॉर्मेंस जानिएगा कि अब जब से हमने उन इदारों में जब हाथ डाला है कराची के अंदर तो आपको ट्रांसपोर्ट के लिए बसें भी नजर आती हैं। चलो मैं एक बात करना चाह रहा हूं कि पूरे सूबों के हेडक्वार्टर की सिविल हॉस्पिटल में किस हॉस्पिटल में ट्रामा सेंटर बना हुआ है जो सिविल हॉस्पिटल कराची के अंदर है? कौन से शहरों में कैंसर का फ्री इलाज हो रहा है? वो जना हॉस्पिटल में हो रहा है। इसलिए कहने के लिए आप कुछ भी कह सकते हैं, मगर हम इस बात को सेकंड करते हैं बिलावल भुट्टो आपकी माशाल्लाह 5 करोड़ की आबादी का सूबा है की तरह पंजाब को धामरा साहब, 5 करोड़ की आबादी का सूबा है
और पूरे सूबे में 2 ट्रामा सेंटर हैं। तो अगर आप समझते हैं ये काफ़ी है तो बड़ी अच्छी बात है। नईम साहब, आप क्या समझते हैं? ये दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी, आपकी भी हुकूमत रही, पंजाब में आपकी भी हुकूमत रही, लाहौर का आप लोग इतना बुरा हाल करके गए। मेरे ख्याल में अगर मैंने ट्रामा सेंटर का सवाल किया और अपने सूबे को कोट किया, तो अगर आपका ये आर्गुमेंट है कि अगर सूबे में 2 ट्रामा सेंटर है नाकाफी है तो उनको बंद कर दिया जाए बाकी सूबों की तरह, किसी को सर जी मैं इस बहस में जाना नहीं चाह रहा, वरना मैं तो बड़े वाज़ेह तौर पे मैं बहस करने के लिए तैयार हूं कि जो कन्वेंशनल, आप इनसे पूछें सर जी जो कन्वेंशनल सिस्टम है हेल्थ का, जरा उसके बारे में बता दीजिए ना। सरकार से नेशनल ग्रिड में सिंध बिजली सर कन्वेंशनल सिस्टम जो है, कोर्ट के शहरियों को मुफ्त बिजली प्रोवाइड की जाती है पाकिस्तान में, वो शहर बता दें। सर जो अमूमी सिस्टम है हेल्थ का, जरा उसका भी तो हाल बता दीजिए ना। कहाँ डिस्पेंसरियां काम कर रही हैं, कहाँ DHQs काम कर रहे हैं? ये कराची जिना सेंटर में और सिविल में आपके जाम का हिस्सा बनाए, आपके गंबट से जाम शुरू से इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं। आपका कैमरा होगा, कोई भी एक इंडिपेंडेंट बंदा लें, मैं सिंध के हेल्थ सेक्टर में आपको विजिट कराऊंगा और बाकी सूबों में विजिट करें। ये दुनिया चैनल जो है पाकिस्तानियों को बताएगा कि कौन सा सूबा लीड कर रहा है हेल्थ सेक्टर में। चलिए वो अवाम भी आपको बता देंगे सर इलेक्शन में। मैं तो मुनाजरे करने का दूसरे सूबों से आप डेट दे दें। आप ये नईम साहब, आप भी, आपकी हुकूमत रही है सर बात कर रहा हूं पाकिस्तान में, और फिर लाहौर पंजाब में आपकी हुकूमत रही, बुज़दार साहब की हुकूमत करने के लिए तैयार पूरे पाकिस्तान के लिए। मैं सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं सिंध के हेल्थ सेक्टर और बाकी पाकिस्तान के चैलेंज की बात कर रहा हूं। ठीक है सर, आप नईम साहब आप फरमाइएगा। आपकी हुकूमत रही, बुज़दार साहब की हुकूमत रही, इतना बुरा हाल करके गए आप लोग लाहौर का। बिलावल साहब को कहना पड़ रहा है जितनी काम करने की जरूरत लाहौर में पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं है। जी बहुत शुक्रिया जी, बड़ी नवाजिश, बड़ी मेहरबानी जी। देखें बात यह है कि मैं ये समझता हूँ कि जो मैंने इनका वो देखा है ना जी, कि एक बड़ा इन्होंने पूरा शेड्यूल बनाया हुआ है कि ये हम पैकेज लेकर आएंगे। तो दोनों साहबान की जो हैं वो जिन पार्टियों से इनका तल्लक है वो हुकूमतें रही हैं उनकी, और अगर इनकी परफॉर्मेंस होती तो आज जो है इनको ये जो धांधली के ज़रिए कोई एक जमात जो है वो कोशिश कर रही है कि वो आएँ, जैसे कि पहले उन्होंने कोशिश की और वो उसी तरह से आए और फिर निकाले गए। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो वोट का असल हक है ना जी, वो लोगों को अदा करने दिया जाए, और जो धांधली के ज़रिए अगर आपकी परफॉर्मेंस हो तो फिर आप आवाम में भी जाएँ ना, फिर आप जलसे भी करें, फिर आप जुलूस भी करें, फिर आपको लोग वेलकम करेंगे। लेकिन अगर आप जलसे जो है वो मैनेज करके इधर उधर से लोगों को बिरयानियाँ और पैसे पूसे देकर लेकर आएंगे और आकर वो जिंदाबाद इमरान खान के नारे लगाएंगे और वो कहेंगे कि हमारा वोट तो खान का है। किसकी बात कर रहे हैं जी? मैं अब मिक्स ही कर रहा हूँ। अब सारे जलसे ऐसे ही कर रहे हैं ना, स्पेशली तौर पर PMLN की तो बड़े वाज़ेह तौर पर जो जलसा किया गया है 21 को वहाँ पर लाहौर में, तो वो उसकी मंजर आम के ऊपर वीडियो आपको आई होंगी। इसी तरह अगर दूसरी जमातें भी देखें तो IPP वगैरह और बिलावल साहब भी बलूचिस्तान में गए हैं, कह रहे हैं कि हर ज़िले के अंदर हम इस तरह का हॉस्पिटल बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोनों ने मिलकर हुकूमत जो है 16 महीने की है, ये इन्होंने मिलकर इस इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है और 6 पॉइंट प्लस के ऊपर जो है वो GDP थी। क्या ज़रूरत थी एक बेहतरीन हुकूमत को जाते हुए, एक अमेरिका की ग़ुलामी करते हुए फ़ौरन ही उस साइफ़र के बदले में इन्होंने हटा के और फ़ौरन इन्होंने कोशिश की कि आते ही नैब के अंदर तरामीम की जाएँ, अपने केसेस ख़त्म किए जाएँ और अपने लिए जो है वो सेटअप बनाया जाए। मामला ये है कि शर्वानी की दौड़ के अंदर या उस लालच में ये एक दूसरे के ऊपर करते हैं। बिलावल साहब भी पहले तो मेरा ख्याल में वो कहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है ना वो आइडियल हैं, और अगर ये उधर सिंध के अंदर आ जाएं, ये कुछ तरह के बयान वो असम्बली के अंदर मैंने सुने थे। तो आज जो है वो एक दूसरे के ऊपर तनकीद है। सिर्फ मामला है वोट, क्योंकि इलेक्शन आ गया तो ये चाहते हैं कि अपना अपना एक मैंडेट हो और उस हिसाब से हम लेकर और इक़्तिदार में आए, हम वज़ीर आज़म बने और हम बने। मसला ये है कि मुल्क का कोई नहीं सोचता। मुल्क के अंदर इस वक्त जो पोजीशन है, अगर आप आइन के ऊपर हमला करके और आइन के मुताबिक एक टाइम दिया हुआ है उसके मुताबिक इलेक्शन नहीं करवाएंगे और देखते रहेंगे कि एक पार्टी जो है जो मकबूल तरीन है उसको कोशिश करेंगे कि आप उसको क्रैश करें, उसके लीडर को अंदर डालें, उसके रहनुमाओं को अंदर डालें, लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और ऐसी पोजीशन बना कर ले आएँ कि उस वक्त जब वोटर ही ना रहे तो तब आप बॉक्स जो है वो खुद ही भर कर और चाहें कि हम इक़्तिदार के ऊपर बैठ जाएंगे, तो फिर ऐसे कैसे माशरे ठीक हो सकती है अगर आप राना साहब हट कर करेंगे। राना साहब ये जो PTI कह रही है कि आप लोग यानी PDM जमातों की तरफ इनका इशारा होता है, निगरान हुकूमत की तरफ ये लोग बात कर रहे होते हैं कि जी क्रश करके
अपने मुखालफिन को हाथ पैर बांध कर आप अगर इलेक्शन में जाएंगे तो फिर इलेक्शन जीत भी जाएं तो उसका क्या फ़ायदा? सर, इस आर्गुमेंट का क्या जवाब है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि हम तो अभी इक़्तिदार में नहीं है, हम तो खुद इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। जहाँ तक बात ये कि पीटीआई को क्रश किया जा रहा है, तो हमें तारीख में जाना होगा, और तारीख के अंदर जब एक आईनी तरीके से इनकी हुकूमत को रिमूव किया गया, तो सबसे पहले तो इन्होंने मईशत पे अटैक किया। इनको पता था IMF का मुआहदा है, उन्होंने उस मुआहदे को फाड़ के डस्टबिन में फेंका, बिजली सस्ती की, गैस पेट्रोल सस्ता किया, एमनेस्टी स्कीम अनाउंस की, मुल्क को एक दलदल में, माशी दलदल में डाल गए, क्योंकि मुआहदा रद्द कर दिया। तो ये तो वो छोड़ के गए थे। फिर उसके बाद जब इनको पता लगा कि हम IMF का मुआहदा बहाल कर रहे हैं और उसकी वजह से महंगाई होगी, उसकी वजह से जो इन्होंने मुआहदा रद्द किया, जो डिवैल्यूएशन हुई, जो महंगाई हुई, उसको फिर काबू पाने के लिए और IMF मुआहदे को बहाल करने के लिए जब हमने इकदाम लिए, तो फिर 63A की तशरीह आ गई। वो एक गैर आइनी तशरीह थी, लेकिन इन्होंने फिर कोशिश की कि किसी तरीके से हम IMF के मुआहदे को भी रद्द कर दें। उनको खतूत लिखे इन्होंने कि, और वो जो ऑडियो कॉल जो लीक हुई, वो बताती थी कि इनके मोटिव पाकिस्तान के लिए कितने ये फिक्रमंद थे कि IMF का मुआहदा भी ये ख़राब करना चाहते थे जो हम बहाल कर रहे थे। फिर उसके बाद इन्होंने जो मीर जाफ़र, मीर सादिक के और इम्पोर्टेड हुकूमत का प्रोपोगेंडा किया, और आप देखें कि 200 से ज़ायद इन्होंने खान साहब ने किए होंगे प्रोग्राम वेस्टर्न मीडिया को। किसी एक टॉक शो में नहीं कहा कि, किसी एक इंटरव्यू में नहीं कहा कि यहाँ कोई वेस्टर्न साजिश थी या अमेरिकन कंस्पिरेसी थी या ये इंपोर्टेड हुकूमत। अच्छा, ये मुल्क के अंदर ही अंदर बात करते हैं, लेकिन यहाँ अवाम को गुमराह करते रहे। अच्छा, नहीं, अवाम को गुमराह करते रहे। अब आगे आ जाए। फिर 9 मई का वाकया होता है, और 9 मई के वाकये की कोई कंडेमनेशन नहीं होती, कोई कंडेम नहीं करता उसको, बल्कि खुशी मनाई जाती है। और फिर कहा जाता है कोर्ट की प्रेमिसेस में कि अगर मुझे दोबारा गिरफ्तार किया तो यही कुछ दोबारा होगा। फिर जब पकड़ दकड़ शुरू होती है तो ये बैक फुट पे आते हैं। इन्हीं के वर्कर गाड़ियों पे चढ़ के फौजी पतलूने लहरा रहे थे। इन्हीं के लीडर्स सारों को 10, आप सोचें कि 10 जो हैं जगहों पे, शहरों में, मुख्तलिफ शहरों में यक वक्त फौजी तनसीबात के ऊपर हमला होता है। और फिर आप इसका कंपैरिजन करें कैपिटल हिल के साथ, कि जब वहां भी वो भी बिल्डिंग थी, उस बिल्डिंग में जब हमला किया जाता है, अमेरिकन सिटीजन हमला करते हैं, 1000 लोगों पे केस बनाए जाते हैं, 350 बंदों को सजाएं दे दी जाती हैं। ठीक है राना साहब, जिन लोगों ने ये 9 मई किया, यहाँ नहीं, एक मिनट, उनको तो करार वाकई सजा मिलनी चाहिए, और जरूर मिलनी चाहिए। पीटीआई भी यही कहती है। सिर्फ एक ब्रेक की तरफ जाना है, एक बात कहते हुए चला जाऊं कि ये जो आपने बात की ना IMF वाली, तो अभी आपके मोहम्मद जुबैर साहब एक चैनल पे बैठे थे और उन्होंने खुद इस बात का एतराफ़ किया कि मिफ्ता इस्माइल जब आए तो उन्होंने IMF से मामला दुरुस्त कर लिए थे, इन्होंने जो ख़राब किए सो किए हों, लेकिन उसके बाद इसहाक डार साहब ने जो कुछ किया उससे मईशत की तबाही हुई है, वो ये कह के गए, और सारे इकोनॉमिस्ट भी ये बात मानते हैं। बाकी जो बातें वो डिबेटेबल हैं, लेकिन ये IMF वाली बात जो है ना, ये ज़रा सा इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी था। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसी मामले पर मज़ीद बात करते हैं। वेलकम बैक। आजिज़ हमरा साहब, बिलावल साहब जहाँ जा रहे हैं बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो उन्होंने 10 नुकाती एजेंडा अपना दिया है, वो मुफ्त पेट्रोल भी, बिजली भी देने की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल्स भी देने की बात कर रहे हैं, वो 30 लाख घर बनाने की भी बात कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं कर रहे तो इसकी नहीं कर रहे जो सबसे बड़ा मसला है मुल्क का, मईशत। कि मईशत को कैसे ठीक करेंगे, उसके लिए उनके पास क्या प्लान है, प्राइवेटाइजेशन का क्या प्लान है, इस करप्शन ख़त्म करने का क्या प्लान है, किस तरह से मुल्क की इकॉनमी को आगे लेके चलेंगे। यहाँ तो UN की एक रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है, वो कह रही है जी 2024 में 2% से ज़्यादा GDP ग्रोथ मुमकिन नहीं है। इसका मतलब है कि नौकरियां नहीं होंगी, इसका मतलब है कि फूड सिक्योरिटी के इशूज़ होंगे, इसका मतलब है कि हमें मज़ीद कर्ज़े लेने होंगे, तो मज़ीद कर्ज़े लेंगे, सब्सिडी आप देने की पोजीशन में नहीं होंगे, ये सब कुछ कैसे करेंगे? इकनॉमी की बात क्यों नहीं कर रहे बिलावल साहब? देखिए, आपने बड़ा एक अहम और बुनियादी सवाल किया है कि जब 10 निकाती बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बयान की आप बात करते हैं तो चैलेंज जरूर है, मगर जाहिर है एक ऐसी लीडरशिप जो ये सारा काम कर सकती है, और उन्होंने एक सूबे का, जब वो 30 लाख घर बनाने की बात करते हैं, तो वो जो डिजास्टर में जो सिंध को हिट किया था घरों को, तो उसमें कुछ ऐसे घर भी थे जो सरकारी लैंड पे थे गरीबों के, और वो पानी में अगर उनको डैमेजेस हुए, नुकसान हुआ, तो वो घर बनाए जा रहे हैं। और वफाक की जानिब से जो फंड टाइमली देने थे, आपको याद होगा कि बिलावल साहब ने एज ए मिनिस्टर भी इस बात की शिकायत की थी
तो वो घर तो अभी बन रहे हैं। उसके साथ उन्होंने मालकाना हकूक भी इस तरह दिए कि जिस जमीन पे, सरकारी जमीन पे कोई घर गिरा है तो एक तो उसको घर बना के दे रहे हैं और उस घर के जो औरत है, खातून है, उसको उसके मालकाना हकूक भी दे रहे हैं। तो बिलावल साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया है कि अब ये पूरे मुल्क में वो ऐसा करने जा रहे हैं। आपको याद होगा कि मईशत पाकिस्तान की कभी कोई आइडियल रही नहीं। उसमें जब बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जब ला रही थी 2008 में जब आए थे, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने ये कॉन्सेप्ट दिया, उस वक्त भी ये सवाल बड़ी शिद्दत के साथ होते थे कि जब मईशत ठीक नहीं है तो आप किस तरह करेंगे। और आज इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड ये प्रोग्राम है, असेंबली एक्ट के तहत है और उसमें वो प्रोग्राम ग्रोथ आजिज भाई, दुनिया क्या कहती है और मामला क्या है यार? 400 अरब तक आप बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को लेकर 600 अरब तक आप ले जाने की बात कर रहे हैं। ये वॉल्यूम जरा चेक करें, जो पैसे आप बांट रहे हैं लोगों के अंदर, इसमें कितनी इंडस्ट्री लग सकती है, कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर इन पैसों से जितनी भी इंडस्ट्री क्वांटिटी वाइज लगे हैं, क्या इतनी तादाद में हमारी माएँ बहनें अकोमोडेट हो सकती हैं जितना इस प्रोग्राम के तहत हो रही हैं? पहले तो देखें, आपको फर्स्ट एड देना पड़ेगा अगर किसी हादसे में कोई जख्मी होता है, यानी तो बात ये फर्स्ट एड कितना होता है अर्सा? और बाद में उसका कोई यानी पैसा तो टैक्स पेयर का पैसा है आजिज भाई। तो पाकिस्तान की मईशत बिल्कुल तवज्जो के लायक है, उसको पूरी तवज्जो देंगे तब हम अपने 10 निकात के इस टारगेट को अचीव करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मगर वो सिर्फ पीपल्स पार्टी का प्लान नहीं है, वो तमाम स्टेक होल्डर का है और तमाम असेंबली में आने वाले स्टेक होल्डर को ये पीपल्स पार्टी ही है जो कोलिशन गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट दे भी सकती है और कामयाबी के साथ चला भी सकती है। ठीक है, यानी हमारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मैं वक्त में आपका पॉइंट आ गया कि ये प्लान उस वक्त होगा जब पार्लियामेंट बनेगी। भाई अगर मैं बात करूं आपसे नईम भाई, ये समझ में आती है बात आपको कि इस वक्त जेब में पैसे नहीं है और आप लोगों ने 50 लाख घर की बात की थी, इन्होंने 30 लाख घर की बात कर दी। उधर 50,000 घर भी नहीं बने, 5,000 घर भी नहीं बने, यहाँ पर ये 30 लाख घर बनाने की बात कर रहे हैं, मालिकाना हकूक देने की बात कर रहे हैं, सोलर पैनल देने की बात कर रहे हैं। इकोनॉमी का भी कुछ नहीं पता है हमें कि वो कैसे ठीक होगी। बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले भी गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस वक्त हुकूमत हटाई गई थी उस वक्त बेहतरीन हमारी मैशत थी। और दूसरे नंबर पर ये भी बताऊँ कि कोरोना के बावजूद पूरी दुनिया में हमारी तारीफ़ हुई कि किस तरह से हमने उसको मैनेज किया। और जो हालात आए, जिस तरह से हमारी हुकूमत थी, कभी कोई धमकी देता था, कभी कोई धमकी देता था। और दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब के अगर प्लान्स देखें और जो उन्होंने एग्जीक्यूट किए, चाहे वो हेल्थ कार्ड के हवाले से हो या पनाहगाहें बनाई हो या ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से हो, नौजवानों को कर्जा देने के हवाले से हो कि उन्हें, और इंडस्ट्री को जिस तरह से उन्होंने जो है वो प्रमोट किया, आज आप देख लें कि वो सारी चीज़ें कहाँ खड़ी हैं। और मैं बड़ा हैरान हूँ कि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है कि मुल्क के अंदर जो है वो कैसे लोगों को फैसिलिटेट करना है। एजुकेशन के हवाले से इनका क्या साबका कारकर्दगी है और हेल्थ के हवाले से क्या है। कोई ढंग का हॉस्पिटल बता दें जिसमें नवाज शरीफ साहब इलाज करवा सकते हों या शहबाज शरीफ साहब करते हों, उन्हें इलाज के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। कोई एजुकेशन सेक्टर बता दें जहाँ पर ये इलाज करवा सकें, वो भी नहीं है। एक जो दिल के हवाले से, अपना कैंसर के हवाले से हॉस्पिटल था, वो भी इमरान खान ने बनाया। तो इनके पास वो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। बल्कि ये चाहते हैं कि 9 मई के ऊपर कंधे के ऊपर बैठ के 9 मई के कंधे के ऊपर बैठ के इमरान खान साहब को और उनकी पार्टी को इस हवाले से क्रैश करके, जैसे इन्होंने पहले फायदा लिया वो लेकर ये चाहते हैं कि एक बड़ी पार्टी को साइड पर किया जाए और धांधली के जरिए आया जाए। राना साहब, आप लोगों की तो अभी तक मंशूर सामने नहीं आया, पता नहीं कब उसका ऐलान होगा और क्या वो मंशूर होगा। बहरहाल पीपल्स पार्टी के सामने आ चुका है और अभी आपने सुन भी लिया कि जी इकोनॉमिक प्लान तो असेंबली के अंदर बनेगा, लेकिन हमने ये फैसला कर लिया है कि क्या क्या कुछ करना है और वो ऐलानात भी हो गए। जगह जगह पर बलूचिस्तान में अस्पताल भी बन जाएंगे, लाहौर को भी ठीक कर लेंगे, इधर बिजली भी फ्री में फराहम कर देंगे, सोलर पैनल दे देंगे, 30 लाख घर भी बना देंगे। सर, ये किस तरह का मंशूर आपको नज़र आ रहा है और आप लोगों का इस पर क्या प्लान है? पहले तो ये बता दीजिए कि सिर्फ इंतखाबी नारे या वाकई पीपल्स पार्टी एक संजीदा जमात है? बिलावल साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं। देखें, रिलीफ की अनाउंसमेंट तो आप जितनी बड़ी कर लें उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो रिलीफ देनी कहाँ से? ये जो मंशूर का हमें जो चैलेंज फेस हुआ वो आपके ट्विन डेफिसिट्स हैं। आपके फिस्कल डेफिसिट है और आपका एक्सटर्नल साइड के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट है, और आपकी डॉलर की रिक्वायरमेंट आपने कैसे पूरी करनी है। इन चीज़ों को हम हल करेंगे तो हम गिरते हुए रुपए को काबू पाएंगे। इन चीज़ों को हम हल करेंगे तो हम स्पेस क्रिएट करेंगे कि हम लोग कोई रिलीफ आवाम को दे सकें या सोशल प्रोग्राम्स लॉन्च कर सकें। बाकी सोशल प्रोग्राम्स
तो ये हमारा जो मंशूर आएगा वो रियलिस्टिक है। हम समझते हैं कि हमें बड़ी मेजर रिफॉर्म्स लेनी है इकोनॉमी के अंदर। राजा साहब मेरे पास जिसमें वक्त खत्म हो जो गया। 17 डिपार्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका मंशूर रियलिस्टिक होगा, बाकी जो मंशूर है वो हमारे सामने मौजूद हैं। आवाम ने ही फैसला करना है। आपका मंशूर देखकर भी राना साहब आपका बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब, नवाब खान वसरान साहब नहीं आए हमारे पास, आजिज धामरा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। नईम हैदर पंजौता साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू आपने सुनी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।